तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको भी गेट में ऑल इंडिया रैंक 600 के अंदर लाना है तो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने का सोच सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज बाय मी वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट गेट सीएस में अगर अंडर 100 रैंक आपको लाना है तो मैंने क्या लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी फॉलो किया, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 60 आया था, तो जो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो कंप्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। ओके, तो इसमें मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ वो एग्जैक्टली exactly मैंने फॉलो किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एग्जैक्ट सेम स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये ही एक स्ट्रैटेजी है। इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि आप इससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप इसके बारे में सोचकर अपनी एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि 6 महीने और 6 मंथ्स आर दे सफिशिएंट टू क्रैक गेट एग्जाम। ओके, और यहां मैं एक डिटेल्ड वे में आपको बताने वाला हूं कि आप आखिरी के 6 महीने में एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे आप भी 2 डिजिट रैंक विच इज अंडर 100 रैंक लाने की कोशिश में डेफिनेटली बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा कि मैंने क्या किया, मेरा क्या पैटर्न होता था, मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज किया एंड मैंने क्या क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस की, जिसके बारे में मेरे पास एक सोल्यूशन था, जिसके पास मेरे लिए एक आइडिया था कि मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ। एंड आई डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इवन वन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि मैंने ये कब किया। ओके, तो मैं जब ये गेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहा था, मैं अपने फाइनल ईयर में था। ओके, एंड उस टाइम फाइनल ईयर में ही आप गेट एग्जाम दे सकते थे। कभी कभी थर्ड ईयर में भी दे सकते, फोर्थ ईयर में भी दे सकते, मेरे टाइम हम सिर्फ फोर्थ ईयर में दे सकते थे। ओके, तो जस्ट टू टेल यू कि जब मैं ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, द थिंग्स आई वॉज हैंडलिंग। ओके, तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। ओके, एंड देन मैं प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। ओके, एंड मैं गेट एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, गेट एंड ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स। ओके, तो ये तीन चीजें मेरी पैरेलल में चल रही थी। ओके, इवन इन द लास्ट 6 मंथ्स आई वॉज हैविंग ऑल दिस थ्री थिंग्स टू मैनेज। ओके, बट मैंने इसे कैसे मैनेज किया, तो आप लोग काफी इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज में हो तो आप भी काफी चीजें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, तो कॉलेज में मेरा ब्रेक होता था 3 पार्ट्स में। मैं प्रोजेक्ट्स भी मैनेज कर रहा था अपने, मैं असाइनमेंट्स भी मैनेज कर रहा था, और मैं अपने कॉलेज एग्जाम्स भी मैनेज कर रहा था। ओके, नाउ जस्ट टू टेल यू, जैसे कि मैंने कहा, मैंने किसी भी फैक्टर पे कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं आपको पहले बताते चलता हूं कि एग्जैक्टली मेरा क्या रिजल्ट था ये सब चीजों में, सो दैट आप एक इंस्पिरेशन के जैसे इसे ले सकते हैं, ना कि डीमोटिवेट होइए इससे। ओके, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जितने भी लोग आपको बोलते हैं कि आप फाइनल ईयर में काफी चीजें हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो आपसे गलत बताते हैं। ओके, आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने चाहिए जिन्होंने एक्चुअली फाइनल ईयर में प्रिपरेशन के साथ हर चीजों में एक्सेल किया। और ये आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें और आप अपने आप को सीरियसली टाइम को एलोकेशन समझे। ओके, एंड ना ही मैं, बाकी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जैसे कि जो मेरे बैचमेट्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जिन्होंने ये सेम अचीव किया है। ओके, तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने बैचलर्स में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। ओके, और असाइनमेंट्स में मैंने, देयर वाज नो डिले इन एनी ऑफ द असाइनमेंट सबमिशन। मैंने कोई भी असाइनमेंट में डिले नहीं किया। एंड एट द सेम टाइम्स मैंने 9+ CGPA स्कोर किया। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, मैं वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में प्लेस हुआ था, विच वॉज बारक्लेस एट दैट टाइम, विच वॉज ऑफरिंग अराउंड 8+ LPA पर एनम। ओके, लाख पर एनम। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स था उस कॉलेज से जिसमें मैं था। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने फाइनल ईयर में 6 मंथ्स इंटर्नशिप भी सिक्योर किया Amazon में। ओके, सो आई वॉज जस्ट वन अमंग द टू स्टूडेंट्स
फ्रॉम द इंटायर कॉलेज जिसने ये इंटर्नशिप सिक्योर किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया, प्लेसमेंट्स में भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं था। एंड फाइनली गेट एग्जाम, जिसमें मैंने स्कोर किया ऑल इंडिया रैंक 60, और इसी के साथ मैं सिटी टॉपर भी बना। ओके, सो मैं रिजल्ट आपसे पहले क्यों शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको एक मोटिवेशन रहे कि आप सुन के कैसे इससे इंस्पायर हो सकते हैं। ओके, सो कॉलेज, प्लेसमेंट्स एंड गेट एग्जाम, तीनों को हम कैसे मैनेज करें, और खासकर गेट एग्जाम पे हम कैसे अपना फोकस रखें, क्योंकि गेट एग्जाम हमें एक दूसरी दुनिया की ओर ओपन करती है डोर्स, जिसका नाम है IITs एंड NITs, ओके, एंड अदर कॉलेजेस फॉर अ हायर स्टडीज। सो अब जानते हैं गेट स्पेसिफिक रूटीन। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है 6 मंथ्स में आप अपने आप को टाइम को कैसे एलोकेट करें, जिससे आप गेट के लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सके, और जिसके लिए आप अंडर 100 रैंक लाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी क्रिएट करें। ओके, तो मैं क्या करता था, मैं 6 मंथ्स के लिए अराउंड सुबह के 4 बजे उठा करता था। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 4 बजे उठना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी 5 बजे उठना है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप मेरे पैटर्न को समझिए, मेरा जो थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे डिवाइड करता था, आप उसे समझिए एंड उसे अपने अकॉर्डिंग एलोकेट करें। ओके, तो मैं कॉलेज जाता था अराउंड 7:30 AM। ओके, दिस यूज टू बी माई कॉलेज टाइम। तो मैं क्या करता था, 4 से लेकर 7 बजे तक, ओके, इसको मैं अपनी गेट प्रिपरेशन पे कंप्लीट फोकस देता था। रोज 4 से 7 मेरा फिक्स टाइम था जिसमें मैं गेट के लिए प्रिपेयर करता था। अब इसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता है, आपको किसी भी तरह का कॉल नहीं आता है, आपको किसी भी तरह का दोस्त से मिलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी, या तो आप अगर लेट नाइट वाले पर्सन है तो आप रात को जग के पढ़ सकते हैं, या अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। बट आपका भी एक ऐसा स्लॉट होना चाहिए जिसको कोई भी चीज इफेक्ट ना करे। ओके, तो ये मेरा टाइम होता था सिर्फ और सिर्फ गेट प्रिपरेशन के लिए। ओके, देन मैं कॉलेज जाता था, एंड देन मैं अराउंड 3 बजे तक के कॉलेज में होता था। ठीक है, और उसके बाद मैं 3 से 4 रिलैक्स करा करता था, और अपने आप को टाइम देता था थोड़ा रिलैक्स डाउन, कूल डाउन होने के लिए, एंड उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन से कंटिन्यू किया करता था। ओके, तो इसका मतलब है मैं नेट टू नेट अराउंड कोशिश करता था कि मैं अराउंड 10 घंटे तो भी पढ़ाई करूं, मिनिमम मिनिमम 10 घंटे तो भी पढ़ाई करूं। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉलेज में मेरे पास टाइम हुआ करता था, मैं उसे भी अपनी गेट प्रिपरेशन में डालता था। अब आप सबका कॉलेज डिफरेंट है, मेरा कॉलेज डिफरेंट है। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे कॉलेज में भी मिनिमम 75% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर मैंने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया, अब आते हैं कि मैंने एग्जैक्टली क्या बेसिस पे ऑप्टिमाइज किया अपने टाइम को। ऑप्टिमाइज यानी टाइम तो सभी के पास इक्वल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सभी के पास इक्वल है, तो मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं ये सभी चीज मैनेज कर पाया। ओके, तो मैंने क्या किया, अपने गेट सब्जेक्ट्स को मैंने ब्रेक डाउन किया। ओके, कि इनमें से ऐसे कौन से लॉजिकल सब्जेक्ट्स है जो मेरे प्लेसमेंट्स एज वेल एज गेट में मुझे हेल्प करेंगे। ओके, तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आए, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ओके, अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट ये कुछ लॉजिकल सब्जेक्ट्स है जिसे मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेश्चंस के बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ओके, तो ये जो 4 टॉपिक्स थे, इन्हें मैं जब भी कॉलेज में टाइम मिलता था, ओके, मैं इसे कॉलेज में भी पढ़ा करता था। आप मान लीजिए रिसेस में जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाता था, जिसमें मैं एप्टीट्यूड और मैथ्स पे फोकस करता था, क्योंकि खासकर ये 2 ऐसे टॉपिक्स है जिसके लिए आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने इसके कंसेप्ट पढ़े हैं तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी नोट्स। ओके, तो मैं अपना जब भी कॉलेज में फ्री टाइम होता था, जब भी मुझे कॉलेज में फ्री टाइम मिला करता था, मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड के पीवाई क्यूज सॉल्व करने में टाइम डालता था। ओके, दूसरी चीज जो मैंने ऑप्टिमाइज की कि ये होते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट। अब पर्सनली मेरे लिए जो टफ सब्जेक्ट्स थे वो थे कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर।
ये दो सब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी टफ थे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सब्जेक्ट्स काफ़ी बार पढ़ना पड़ता था जिससे ये मुझे समझ में आते थे। अगेन, आपके लिए इजी हो सकते हैं, किसी के लिए हार्ड हो सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपके लिए अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो आप उसको कैसे टैकल करें, इस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इन्हें मैं क्या करता था, इन्हें मैं अपने पीक कॉन्सेंट्रेशन आर, पीक कॉन्सेंट्रेशन आर में पढ़ाई करता था इसकी। ओके, सो आप सबका एक पीक कॉन्सेंट्रेशन आर होता है। जैसे मैं जब सुबह उठता था, जो इनिशियल 1 to 2 आवर्स थे वो मेरे लिए काफी पीक कॉन्सेंट्रेशन वाले आवर्स थे जब मैं इन सब्जेक्ट्स को पिक करा करता था। ओके, तो इनमें से एक मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क्स में अपने पीक आर में कवर करा करता था। उसके बाद में काफी एग्जॉस्ट हो जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट्स मुझे टफ लगते थे, तो ये सब्जेक्ट्स के बाद मैं काफी लॉजिकल सब्जेक्ट उठाया करता था। ओके, सो इन चारों में से एक सब्जेक्ट मैं इसके बाद पढ़ा पड़ता था, तो एक लॉजिकल सब्जेक्ट को मैं यहाँ फिट करता था। ओके, एंड देन उसके बाद जब मैंने काफी देर तक के लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ा है, अगेन मैं दूसरा टफ सब्जेक्ट पिक करता था। तो इसको मैं कहा करता था सैंडविच स्ट्रैटेजी। ओके, सैंडविच स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप अपने टफ सब्जेक्ट को या तो दो इजी सब्जेक्ट के बीच में फिट करें, या तो एक टफ के बाद एक इजी रखे फिर वापस टफ ले। पॉइंट इज कि आपको ऑल्टरनेट टफ इजी सब्जेक्ट्स उठाना चाहिए, जिससे आपका एक मेंटल एबिलिटी बैलेंस रहता है। अगेन, आपके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है, बट ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। मैं क्या करा करता था, एक इजी सब्जेक्ट करता था, फिर मुझे काफी हेड्स अप मिलता था कि ओ एक ही घंटा हुआ है और मैंने काफी पढ़ाई कर ली है, तो एक कॉन्फिडेंस आता था। उसके बाद मैं एक टफ सब्जेक्ट उठाता था, फिर जब मैं वो टफ सब्जेक्ट से काफी बोर हो सकता था, या तो फिर मैं काफी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था, तो मैं वापस एक इजी सब्जेक्ट पिक करता था। अब लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी वो एक टफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो एग्जॉस्ट होने के बाद पढ़ाई से ब्रेक ले लेते हैं। एंड जब वो ब्रेक ले लेते हैं, वो ब्रेक मोबाइल यूज करने में कन्वर्ट होती है, दोस्तों से मिलने में कन्वर्ट होती है, और उस ब्रेक का कोई एंड नहीं होता है। तो उस ब्रेक से बचने के लिए मैं अपने आप को एक इजी सब्जेक्ट दिया करता था। इजी सब्जेक्ट देने के बाद वो जो ब्रेक का मेरा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम कन्वर्ट हो सकता है, उसे मैं काफी बचा लेता था और एक मैं लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ाई कर पाता था। तो आप भी ऐसा ही कुछ फॉलो कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन करिए, उसमें से आप अपना पीक आर समझिए, उसमें आप अपने टफ सब्जेक्ट को पुट करिए, और आप हमेशा एक इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जब भी आप कॉलेज के बाद पढ़ने बैठ रहे हैं। क्योंकि कॉलेज से आने के बाद हम थोड़े टायर्ड होते हैं, तो हम अगर एप्टीट्यूड या मैथ्स या आपके लिए जो भी इजी सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करें, तो हमें एक मोमेंटम मिलता है। ओके, आपको काफी फोकस करना होगा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कि आप स्टार्ट विद इजी टॉपिक, start with easy topic to get the right mindset. ओके, एंड जैसे ही आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, जैसे ही आप ये माइंडसेट में फ्लो में आते हैं, माइंडसेट और फ्लो बोल सकते हैं, फिर आप पिक करिए एक टफ सब्जेक्ट, और ऐसे ही आप ऑल्टरनेट वे में अपने सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो लास्ट 6 मंथ्स में मैंने अराउंड 3 टाइम्स, 3 बार पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टैकल किए। ओके, मैंने 3 बार हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 बार बैक टू बैक सॉल्व किया। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने पूरा एक बार एंड टू एंड इसे कवर किया, फिर कुछ दिनों बाद और कुछ महीनों बाद मैंने वापस एंड टू एंड कवर किया, फिर कुछ प्रिपरेशन के बाद मैंने वापस एंड टू एंड कवर किया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम एंड टू एंड कवर किया, मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं, ये सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आते हैं। फिर मैंने उन पे ज्यादा हार्डवर्क किया जो सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आते हैं। यहाँ भी लोग एक गलती करते हैं, जो सब्जेक्ट्स उन्हें आते हैं वो उसी पे इतना टाइम डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो टफ सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप अंडर 100 रैंक अचीव करना चाहते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप किसी भी टॉपिक से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। आई नेवर लेफ्ट एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक बिहाइंड। मैंने हर सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है गेट में जिससे मेरी रैंक अफेक्ट हो सकती है। ओके, एंड ये था मेरा सीक्रेट ऑल इंडिया रैंक 60 के पीछे का, कि जो मुझे टफ लगते थे मैंने उन्हें भी टैकल किया। अक्सर हम उसी सब्जेक्ट को ध्यान देते जो हमें इजी लगता है और बाकी सब्जेक्ट्स को निग्लेक्ट करते हैं, बट मैंने ये नहीं किया, और ना ही मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा इफ यू आर एमिंग फॉर अंडर 100 रैंक। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने 3 बार सॉल्व किए। उसके बाद मैंने एक अच्छी सी
टेस्ट सीरीज करी। ओके, टेस्ट सीरीज में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को गो थ्रू किया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर मैंने अपना पूरा फोकस लाया टाइम मैनेजमेंट पे। एंड ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ये है स्पेसिफिकली एग्जाम टाइम मैनेजमेंट पे। ओके, तो एग्जाम में मुझे जितने भी आवर्स थे, ओके, एक्स आवर्स, उसको मैंने डिवाइड किया मिनट्स में, और इससे मैंने डिसाइन किया पर क्वेश्चन मिनट, पर क्वेश्चन मिनट, मिनट्स। ओके, और व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मिनट्स आई कैन स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे मुझे एक आइडिया आया कि क्या मैं पेपर को फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ या मैं स्लो सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मुझे उस क्वेश्चन पे और टाइम डालना चाहिए या मुझे उसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए। तो ऐसी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और ऐसे अपने काफ़ी पैटर्न्स को समझा, जिससे मैं अपना ऑल इंडिया रैंक 60 हासिल कर पाया। एंड यही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सो एज अ कंक्लूजन मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। ओके, फोकस ऑन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपको एक वीकली लेवल पे शेड्यूल बनाना है, जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हो डे लेवल पे। आपको एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना है। और फोर्थ, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ड्यूरेशन। ओके, जितने भी देर का आपका एग्जाम है, उसके लिए भी आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करे बिना बिना उसे देखे। ओके, सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगेन में हम ऐसे काफ़ी वीडियोस के साथ आते रहेंगे, जिसमें जिसमें जो भी आपको हेल्प कर सकती है गेट एग्जाम में एक्सेल करने के लिए, उस पर हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी एट अ ओवरव्यू लेवल। मैं ट्राई करूंगा कि मैं काफ़ी चीज़ें आपको और ऐसे ही बताते चलूँ आने वाले वीडियोज़ में। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी 6 मंथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से करके ऑल इंडिया रैंक 100 ला सकते हैं, अंडर ऑल इंडिया रैंक 100 ला सकते हैं, provided you follow your time management properly. Thank you and take care.